नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्टडी डिलाइट चैनल पर हार्दिक स्वागत है। यूपीपीसीएस प्री एग्जाम का टेस्ट सीरीज चल रहा है और आज हम देखेंगे टेस्ट नंबर 4 को। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न करंट अफेयर से है कि हाल ही में भारत का पहला डिजिटल ऑटिज्म सपोर्ट नेटवर्क लॉन्च किया गया। तो दोस्तों, किसके द्वारा भारत का पहला डिजिटल ऑटिज्म सपोर्ट नेटवर्क लॉन्च किया गया? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, टाटा पावर कम्युनिटी डेवलपमेंट ट्रस्ट द्वारा लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न है, कार्टाजेना प्रोटोकॉल संरक्षण हेतु अपनाया गया है। तो दोस्तों, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, जैव विविधता के लिए अपनाया गया है। किसके लिए दोस्तों? जैव विविधता के लिए अपनाया गया है। अगला प्रश्न है कि उद्विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो आइए देखते हैं। पहला कथन है, उद्विकास के दौरान कोई भी वेरिएंट पूरी तरह से समाप्त नहीं होता है। और दूसरा कथन है कि दवा प्रतिरोधी बैक्टीरिया का उद्विकास मानव जनित क्रिया का एक उदाहरण है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पहला और दूसरा जो दोनों कथन दिया गया है दोस्तों, उपरोक्त दोनों कथन बिल्कुल सही है। आगे है, भारत के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री ने उत्तर प्रदेश के रामपुर में किया। तो दोस्तों, कब किया यह पूछा जा रहा है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 13 मई 2022 को। 13 मई 2022 को केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार नकवी ने उत्तर प्रदेश में भारत के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन रामपुर में किया। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे है, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई? दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार पूछा गया है। तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत यह कब किया गया? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 अप्रैल 1973 को। दोस्तों, 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। और यह किस लिए किया गया था? तो बाघों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किया गया था। और दोस्तों, 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इसको भी याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा फ्लोटिंग ट्रीटमेंट वेटलैंड कौन सा है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, नेकनामपुर झील। तो दोस्तों, हैदराबाद में स्थित जो नेकनामपुर झील है वह भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग ट्रीटमेंट वेटलैंड है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा RATS निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, SCO। तो दोस्तों, SCO यानी कि संघाई सहयोग संगठन के सदस्यों द्वारा हाल ही में आतंकवाद रोधी संरचना यानी कि RATS के संबंध में 3 दिवसीय बैठक हुई थी। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, SCO। दोस्तों, SCO यह क्या है? तो यह एक अस्थायी अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय एक संगठन है और इसका जो गठन है वो वर्ष 2001 में किया गया। इसको याद रखिएगा, इसका गठन कब किया गया? 2001 में किया गया। और अगर पूछा जाए कि इसका मुख्यालय कहाँ है, तो बीजिंग में इसका मुख्यालय है। तो दोस्तों, इसका मुख्यालय जो है वो चीन के बीजिंग में स्थित है और इसकी जो आधिकारिक भाषाएं हैं वे रूसी और चीनी हैं। आगे है, उत्तर प्रदेश में कितने स्थानों पर प्लास्टिक अपशिष्ट संग्रह केंद्र स्थापित किए जाएंगे? तो दोस्तों, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 250। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने बताया कि गांवों को प्लास्टिक कचरे से मुक्त करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने अगले 2 वर्षों में 250 स्थानों पर प्लास्टिक कचरे के संग्रह केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई है। तो दोस्तों, सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, 250। और इसके साथ ही सरकार ने सड़क निर्माण के लिए अपशिष्ट प्लास्टिक का उपयोग करने की भी योजना बनाई है। आगे है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत राष्ट्रीय गंगा नदी घाटी प्राधिकरण का गठन किया गया था? तो दोस्तों, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत 2009 में राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन
किया गया था। तो कब किया गया था? 2009 में किया गया था, यह डेट भी याद रखिएगा। और किसके तहत किया गया? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत किया गया। आगे है, सुपोषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों दो कथन दिया गया है सुपोषण से संबंधित, आइए देखते हैं। पहला कथन है कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जल निकाय पोषक तत्वों से अत्यधिक समृद्ध हो जाते हैं। दूसरा है कि यह समुद्र के अम्लीकरण के प्राथमिक कारणों में से एक है। तो दोस्तों सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1 तथा 2 दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। आगे है, विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों आइए देखते हैं कौन सा कथन सही है। पहला कथन है रतनलाल को वर्ष 2022 का पुरस्कार प्रदान किया गया, और दूसरा कथन है कि यह पुरस्कार खाद्य और कृषि के लिए नोबेल पुरस्कार के बराबर है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी केवल 2। दूसरा कथन बिल्कुल सही है कि यह जो पुरस्कार है यह खाद्य और कृषि के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के बराबर ही माना जाता है। और पहला कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों 2022 में यह पुरस्कार नासा के एक वैज्ञानिक सिंथिया रोसेनजवेरा ने वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन से 2022 का विश्व खाद्य पुरस्कार प्राप्त किया। तो पहला कथन गलत है, दूसरा बिल्कुल सही है। आगे है, डेंड्रोक्रोनोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों डेंड्रोक्रोनोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, किसी वृक्ष के वलयों द्वारा उसके आयु की गणना का। तो दोस्तों डेंड्रोक्रोनोलॉजी में लकड़ी के वृक्षों में जो वार्षिक वृद्धि होती है या वृक्ष वलय जो बना होता है उसके द्वारा काल निर्धारण का अध्ययन किया जाता है। आगे है, ड्रैगन फ्रूट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ड्रैगन फ्रूट से संबंधित दो कथन है। पहला कह रहा है कि भारत में इस फल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य मणिपुर है, और दूसरा कथन है कि इस पौधे की खेती कम पानी में शुष्क भूमि पर की जा सकती है। तो दोस्तों सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केवल 2। जो दूसरा कथन है वो बिल्कुल सही है। दोस्तों सरकार ने ड्रैगन फ्रूट के विकास को बढ़ावा देने के लिए इसे सुपर फ्रूट के रूप में मान्यता दिया है, और ये जो ड्रैगन फ्रूट है यह मधुमेह के रोगियों के लिए विशेष लाभदायक है, क्योंकि दोस्तों यह कैल्शियम, पोटेशियम, जिंक जैसे पोषक तत्वों से भरपूर माना जाता है। अब अगर बात किया जाए यह कहाँ का स्थानीय पौधा है, तो यह दक्षिण मैक्सिको और मध्य अमेरिका का स्थानीय पौधा है, और वर्तमान समय में यह पूरी दुनिया में उगाया जाता है। और इस पौधों को अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए यह शुष्क भूमि पर भी इसकी खेती की जा सकती है। तो इस प्रकार से जो दूसरा कथन है वो बिल्कुल सही है। और अगर बात किया जाए भारत में सर्वाधिक मात्रा में इसका उत्पादन कहाँ किया जाता है, तो दोस्तों मिजोरम में किया जाता है। तो कहाँ किया जाता है? मिजोरम में। पहला कथन गलत होगा क्योंकि यहाँ मणिपुर दिया है, मणिपुर में नहीं है बल्कि मिजोरम इसका सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का पहला जनजाति संग्रहालय थारू जनजाति संग्रहालय किस जिले में खोला गया है? महत्वपूर्ण प्रश्न है यूपी स्पेशल से। तो दोस्तों सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, बलरामपुर। तो उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में राज्य का पहला आदिवासी संग्रहालय जिसका नाम है थारू जनजाति संग्रहालय, यह बनकर तैयार हो गया है। और दोस्तों अगर बात किया जाए इसके विस्तार की, तो यह 5.5 एकड़ में फैला हुआ है, और इस संग्रहालय में थारू जनजाति के बारे में समस्त जानकारी उपलब्ध होगी। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पुराना विद्यमान चिड़ियाघर कौन सा है? तो दोस्तों भारत में इस समय सबसे पुराना चिड़ियाघर कौन सा है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, मार्बल पैलेस चिड़ियाघर। दोस्तों 1854 में, तो डेट याद रखिएगा, 1854 में कलकत्ता शहर में मार्बल पैलेस चिड़ियाघर की स्थापना हुई थी, और यह देश का सबसे पुराना चिड़ियाघर है। तो दोस्तों कहाँ है? कलकत्ता में है। स्थान भी याद रखिएगा, कलकत्ता में है मार्बल पैलेस चिड़ियाघर, जो कि देश का सबसे पुराना चिड़ियाघर है। तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।